एक ऐसे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट की कल्पना करें जो लगभग 100 साल पुराना हो, जिसे लोग प्यार से फ्रेंडली गेम्स भी कहते हैं। हाँ। और अब उसका जो शताब्दी संस्करण है, मतलब 100वीं सालगिरह, वो भारत में होने जा रही है। जी, और ये सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि इतिहास का एक पूरा चक्कर है। वो कैसे? देखिए, एक इवेंट जो ब्रिटिश साम्राज्य की दोस्ती बढ़ाने के विचार से शुरू हुआ था। हाँ। और अब उसका 100वां साल उसी साम्राज्य का एक पूर्व उपनिवेश मतलब भारत मनाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। बिल्कुल, और इसी कहानी की परतों को आज हम खोलने वाले हैं। हमारे पास कॉमनवेल्थ गेम्स, इतिहास, वर्तमान और भारत की भूमिका पर एक विस्तृत लेक्चर नोट है जो खास तौर पर 2030 के संस्करण पर केंद्रित है। सही। तो आज हमारी पड़ताल का मकसद ये समझना है कि ये खेल क्या है, इनका नाम समय के साथ कैसे बदला, और 2030 में अहमदाबाद में इन खेलों की मेजबानी भारत के लिए सिर्फ एक इवेंट से बढ़कर क्या मायने रखती है। सही कहा आपने, क्योंकि इन खेलों का जो मूल विचार है वो सिर्फ कंपटीशन नहीं है। तो फिर क्या है? एकता और सद्भावना को बढ़ावा देना, और आज के दौर में ये विचार और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये कॉमनवेल्थ गेम्स ये है क्या आखिर, और इन्हें ये फ्रेंडली गेम्स का जो उपनाम मिला है वो क्यों? देखिए, सीधे शब्दों में ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के जो सदस्य देश हैं जी, उनके बीच हर 4 साल में होने वाली एक मल्टी स्पोर्ट प्रतियोगिता है। अच्छा। और फ्रेंडली गेम्स का टैग इसलिए है क्योंकि यहाँ का माहौल ओलंपिक जैसा कटथ्रोट नहीं होता। मतलब यहाँ जोर दोस्ती पर, कल्चरल एक्सचेंज पर, एक दूसरे का सम्मान करने पर ज्यादा होता है। खिलाड़ी आपस में घुलते मिलते हैं तो ये एक उत्सव जैसा बन जाता है। ये तो दिलचस्प है। और हमारे स्रोत एक और बात बताते हैं कि कॉमनवेल्थ में सदस्य देश तो 56 है। हाँ, लेकिन इन खेलों में 72 टीमें हिस्सा लेती हैं। ये गणित थोड़ा समझ नहीं आया, ये कैसे होता है? हाँ, ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है। इसका जवाब कॉमनवेल्थ की अपनी एक अनोखी संरचना में है। अच्छा। 56 सदस्य देश तो हैं ही, लेकिन कई निर्भर क्षेत्र हैं, क्राउन डिपेंडेंसीज हैं, जैसे जर्सी, बर्मुडा, जिब्राल्टर, आइल ऑफ मैन। ओह, तो ये भी अपनी अपनी टीमों के साथ आते हैं? बिल्कुल, ये भी अपनी अपनी टीमों के साथ हिस्सा लेते हैं। तो मतलब ये राजनीतिक रूप से स्वतंत्र देश नहीं है, पर खेलों में इनको अपनी एक अलग पहचान मिली हुई है। आपने सही पकड़ा, और यही चीज इन खेलों को और ज्यादा विविध और दिलचस्प बना देती है। सही बात है। ये सिर्फ देशों का नहीं, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों और उनकी संस्कृतियों का भी संगम है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो मुझे सबसे ज्यादा आकर्षक लगा, इन खेलों का नाम। हमेशा से कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं था। हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका नाम बदलना सिर्फ कोई रीब्रांडिंग नहीं थी, ये एक पूरी कहानी कहता है। ये शायद इन खेलों का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, ये बदलते हुए ग्लोबल पावर डायनामिक्स और पहचान की कहानी है। विचार तो बहुत पुराना है, 1891 का, जब रेवरेंड एस्ली कूपर ने एक त्योहार का प्रस्ताव रखा था। किस लिए? ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के सदस्यों के बीच दोस्ती और अच्छी समझ को बढ़ावा दिया जा सके। और फिर जब 1930 में ये खेल पहली बार हुए कनाडा के हैमिल्टन में, हाँ, तब नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, बिल्कुल। और ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। एक साम्राज्य और उसके अधीन क्षेत्र। सही। और ये नाम 1950 तक चला। सोचिए, भारत 1947 में आजाद हो गया, लेकिन उसके बाद भी कुछ साल तक हमारे एथलीट ब्रिटिश एम्पायर गेम्स में हिस्सा लेते रहे। हाँ, ये थोड़ी अजीब स्थिति रही होगी। तो ये जो एम्पायर शब्द हटा, ये सिर्फ एक नाम का बदलना नहीं था, ये तो सत्ता के समीकरण बदलने का एक साफ संकेत था। बिल्कुल। 1954 में नाम हुआ ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। अच्छा, तो कॉमनवेल्थ शब्द यहाँ पहली बार जुड़ा, जी, जो एक तरह से नए स्वतंत्र राष्ट्रों को बराबरी का एहसास दिलाने की कोशिश थी। फिर 1970 आते आते नाम से एम्पायर शब्द हट गया और ये बन गया ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। और फिर आखिरकार 1978 से जी, ये सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स रह गया। हाँ, तो ये जो यात्रा है ब्रिटिश एम्पायर से सिर्फ कॉमनवेल्थ तक की, ये असल में इन देशों की गुलामी से बराबरी तक की यात्रा है। आपने एकदम सही समझा। ये उन नए आजाद देशों के लिए एक, आप कह सकते हैं, एक मनोवैज्ञानिक जीत थी। कैसे? अब वो एक साम्राज्य के हिस्से के तौर पर नहीं, बल्कि एक बराबर के सदस्य के तौर पर हिस्सा ले रहे थे। नाम का ये बदलाव उनकी नई पहचान को मान्यता दे रहा था। वाह, ये तो वाकई इतिहास का एक आईना है। जी।
अच्छा, ये बताइए कि इन खेलों का आयोजन कौन करता है और क्या कोई ऐसी खास बात है जो इन्हें ओलंपिक जैसे दूसरे बड़े खेल आयोजनों से अलग बनाती है? इनका संचालन कॉमनवेल्थ स्पोर्ट नाम की संस्था करती है, जिसे CGF भी कहते हैं। ठीक है। वही मेजबान शहर चुनती है, खेलों के नियम तय करती है। लेकिन जो बात इसे दूसरे आयोजनों से बिल्कुल अलग और खास बनाती है, वो है इसकी समावेशिता। समावेशिता किस तरह से? कॉमनवेल्थ गेम्स दुनिया के पहले ऐसे बड़े मल्टी स्पोर्ट इवेंट थे जहां पैरा एथलीट्स के इवेंट्स को मुख्य खेल कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। मतलब पैरालंपिक की तरह कोई अलग इवेंट नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। एबल बॉडीड एथलीट और पैरा एथलीट दोनों एक ही टीम का हिस्सा होते हैं, एक ही खिलगाह में रहते हैं और एक ही मंच पर compete करते हैं। ये तो बहुत ही प्रगतिशील सोच है। हाँ, मतलब यहाँ विकलांगता को एक अलग श्रेणी में नहीं बल्कि खेल की विविधता के एक हिस्से के रूप में देखा जाता है। ये वाकई काबिले तारीफ है। जी। और ये इन खेलों की फ्रेंडली गेम्स वाली भावना को और भी मजबूत करता है। ये समावेशिता वाली बात तो वाकई कमाल है। और भारत ने भी इन खेलों में अपनी एक खास जगह बनाई है। हमारा सफर 1934 में शुरू हुआ था और तब से अब तक की कहानी भी काफी दिलचस्प है। भारत की यात्रा बहुत मजबूत रही है, खास तौर पर कुछ खेलों में। जैसे शूटिंग, कुश्ती, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, इनमें हमारा हमेशा से दबदबा रहा है। सही। मिल्खा सिंह के गोल्ड से लेकर आज के नीरज चोपड़ा तक इन खेलों ने हमें कई हीरो दिए हैं। और 2010 में नई दिल्ली में हुए खेल, वो तो एक ऐतिहासिक मोड़ थे। वो पहला मौका था जब भारत ने इनकी मेजबानी की। बिल्कुल। 2010 के खेल भारत के लिए एक दो-धारी तलवार की तरह थे। एक तरफ इसने दुनिया को दिखाया कि भारत इतने बड़े पैमाने पर एक वैश्विक आयोजन कर सकता है। हमारे खिलाड़ियों ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया और हम पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहे थे, जो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हाँ, बहुत बड़ी। लेकिन दूसरी तरफ उन खेलों से जुड़ी भ्रष्टाचार, देरी और कुप्रबंधन की यादें भी हैं, जो आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं। हाँ, और यही अनुभव 2030 के आयोजन के लिए सबसे बड़ा सबक है। सही। अब जो सबसे बड़ी खबर है, जिस पर हमारे स्रोत भी सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, 2030 में अहमदाबाद में शताब्दी संस्करण। हाँ, ये सिर्फ एक और खेल आयोजन नहीं है। ये खास क्यों है? एक तो ये 100वीं सालगिरह है, 1930 से 2030। जी। और दूसरा, ये सिर्फ दूसरी बार है जब भारत मेजबान होगा। लेकिन मेरा सवाल है, अहमदाबाद ही क्यों? दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों पर विचार क्यों नहीं हुआ? अहमदाबाद का मामला कई वजहों से बहुत मजबूत था। सबसे बड़ा कारण है वहाँ तेजी से विकसित हो रहा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा। वहाँ जो सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव बन रहा है, जिसे स्पोर्ट्स सिटी भी कह रहे हैं, वो एक गेम चेंजर है। वहाँ पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और अब ओलंपिक स्तर के दूसरे स्टेडियम भी बन रहे हैं। तो ये सिर्फ खेलों की मेजबानी की बात नहीं है, बल्कि उस पूरे क्षेत्र को एक स्पोर्ट्स हब बनाने की कोशिश है। बिल्कुल। और यही बात इसे भविष्य के ओलंपिक दावेदारी से जोड़ती है। ओह, ये एक दिलचस्प एंगल है। हाँ, कई विशेषज्ञ मानते हैं कि 2030 के खेल एक तरह से 2036 या उसके बाद की ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी का ड्रेस रिहर्सल हैं। तो चलिए इसी पर और बात करते हैं। इस मेजबानी से भारत को क्या-क्या फायदे हो सकते हैं? ये सिर्फ पदक जीतने या स्टेडियम बनाने से तो कहीं ज्यादा होगा, है ना? निश्चित रूप से इसके कई स्तरों पर फायदे हैं। खिलाड़ियों के लिए तो जाहिर है घरेलू माहौल, घरेलू दर्शक, ज्यादा कोटा मिलेगा, जिससे ज्यादा एथलीट्स को मौका मिलेगा। हाँ, और अगर शूटिंग जैसा खेल फिर से शामिल हो जाता है, जिसमें भारत बहुत मजबूत है, तो पदक तालिका में हम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। और खेल के मैदान से बाहर आम लोगों के लिए, देश के लिए इसका क्या मतलब है? वहां इसका असर और भी गहरा है। पहला, बुनियादी ढांचे का विकास। नए स्टेडियम, ट्रेनिंग सेंटर, बेहतर सड़कें, ट्रांसपोर्ट, इन सब का लाभ शहर को लंबे समय तक मिलेगा। और रोजगार का क्या? दूसरा, रोजगार। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, कोचिंग, इन सब क्षेत्रों में हजारों नौकरियां पैदा होंगी। और सबसे जरूरी, क्या? देश में एक खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। जब बच्चे अपने शहर में दुनिया के बेहतरीन एथलीट्स को देखेंगे, तो उनमें भी खेलने की प्रेरणा जगेगी। सुनने में तो ये एक शानदार योजना लगती है। नए स्टेडियम, ज्यादा मौके, देश की प्रतिष्ठा। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि क्या भारत को इतने पैसे स्टेडियमों पर खर्च करने चाहिए? जबकि हमारे पास स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी दूसरी प्राथमिकताएं भी हैं। और 2010 का अनुभव हमें सिखाता है कि चुनौतियां भी बहुत बड़ी होती हैं। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया, और यही 2030 के आयोजकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है
समय और बजट। जो 2010 में पटरी से उतर गए थे। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे निर्माण कार्यों में देरी हुई और बजट आसमान छू गया। अहमदाबाद को उस गलती से बचना होगा। पारदर्शिता सबसे अहम होगी। और उन विशाल स्टेडियमों का क्या जो खेलों के बाद खाली रह जाते हैं, जिन्हें अक्सर सफेद हाथी कहा जाता है? ये एक वैश्विक समस्या है। कई मेजबान शहर खेलों के बाद अपने स्टेडियमों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो इसका क्या समाधान है? अहमदाबाद को पहले दिन से ही एक लेगेसी प्लान बनाना होगा कि इन सुविधाओं का इस्तेमाल स्थानीय समुदाय, स्कूल, कॉलेज और राष्ट्रीय स्तर के एथलीट साल भर कैसे करेंगे। मतलब उन्हें सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि उपयोगिता के लिए बनाना होगा। बिल्कुल। 2010 का अनुभव एक और बात सिखाता है, जनता का विश्वास। उस समय भ्रष्टाचार के आरोपों ने पूरे आयोजन की चमक फीकी कर दी थी। सही कहा। 2010 का अनुभव एक दोधारी तलवार है। एक तरफ हमें पता है कि क्या गलत हो सकता है, और दूसरी तरफ उस आयोजन से जुड़ी जो नकारात्मक यादें हैं, वो जनता और मीडिया में किसी भी छोटी मोटी गड़बड़ी को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशीलता पैदा करेंगी। मतलब इस बार दबाव और भी ज्यादा होगा। हाँ, अहमदाबाद के आयोजकों पर पारदर्शिता का दबाव 2010 से कहीं ज्यादा होगा। उन्हें हर कदम पर जनता को विश्वास में लेना होगा। तो कुल मिलाकर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के लिए सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं है। नहीं, ये भारत के खेल भविष्य, उसकी वैश्विक पहचान और उसके ढांचागत विकास के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। हाँ, ये एक मौका है दुनिया को ये दिखाने का कि भारत न सिर्फ एक आर्थिक शक्ति है बल्कि एक खेल महाशक्ति बनने की भी क्षमता रखता है। और 2010 की गलतियों से सीखने का भी। बिल्कुल, एक ज्यादा बेहतर, पारदर्शी और यादगार आयोजन करने का मौका है। तो अहमदाबाद में होने वाला ये शताब्दी संस्करण भारतीय खेल इतिहास को एक नई दिशा दे सकता है। निश्चित तौर पर, अगर इसे सही योजना, दूरदर्शिता और पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित किया गया तो 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में एक नई खेल क्रांति ला सकते हैं, जिसका असर आने वाले कई दशकों तक महसूस किया जाएगा। मतलब ये सिर्फ 15 दिन के खेल नहीं है। नहीं, ये अगली पीढ़ी के लिए एक विरासत बनाने का अवसर है। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोत में ये संकेत है कि ये आयोजन भविष्य में ओलंपिक की मेजबानी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। तो सोचने वाली बात ये है कि अहमदाबाद 2030 के बाद क्या भारत के लिए अगला तार्किक कदम दुनिया के सबसे बड़े खेल मंच ओलंपिक की मेजबानी का दावा करना होगा? और अगर हाँ, तो उसके लिए किस तरह की तैयारी की जरूरत होगी?